बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, मैं जो आज आपसे बात करने लगा हूँ वो कल एक ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसके अंदर उन्होंने एक दो बातें कहीं, तो मैं मजबूर हूँ कि मैं आज अपनी कौम के साथ बात करूँ। जो उन्होंने बात की कि ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बगावत और इशारा सारा तहरीक इंसाफ के ऊपर कि हमने बगावत की है, और ये कि ये पहले से प्लान बन रहा था इसका, कि हम ये पहले से तैयारी कर रहे थे बगावत करने के लिए, और ये अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़ ये सारा ये हमने किया। और जिस तरह की वो बात की गई, मुझे एक बड़ी तकलीफ़ हुई उसकी। तो मैंने कहा कि मैं आज अपनी कौम के सामने ज़रा 2-3 पॉइंट रखूं, क्योंकि जब ऐसी बात की जाती है तो इसका जवाब देना बड़ा ज़रूरी है। देखिए, अब ये मौक़िफ़ आ गया ISPR का और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का कि तहरीक इंसाफ ने बगावत की। अब ये दूसरा भी एक मौक़िफ़ है, ये हमारा भी मौक़िफ़ है, ये मेरा मौक़िफ़ है, मेरी पार्टी का मौक़िफ़ है कि हमारे ख़िलाफ़ पूरी कॉन्स्पिरेसी की गई, हमारी गवर्नमेंट गिराई गई, जबकि पाकिस्तान की तारीख में 2 सालों में, आखिरी हमारे 2 सालों में बेहतरीन माशत ऊपर जा रही थी। आप अगर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स देख लें और पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लें, तो वो इनकी हुकूमत का भी पढ़ लें जब इनके दौर में शाया हुआ है, तो आपको ये पता चलेगा कि 17 साल के बाद बेहतरीन इकोनॉमिक परफॉर्मेंस थी। और 17 साल पहले इसलिए थी कि अमेरिकी डॉलर्स आ रहे थे, हम अमेरिका की वॉर ऑन टेरर लड़ रहे थे। ये अमेरिकी डॉलर्स आने के बगैर बावजूद ये इकोनॉमी बढ़ रही थी, इंडस्ट्री बढ़ रही थी, रिकॉर्ड ग्रोथ हो रही थी। और इसके बावजूद कि 2 साल कोरोना में सारी दुनिया में एक बहुत बड़ा जवाल आया हुआ था, उसके बावजूद अल्लाह का करम कि हमने अपनी मायशत को भी बचाया, हमने अपने लोगों को भी बचाया। दुनिया ने एक्नॉलेज किया कि पाकिस्तान ने जो कदम उठाए कोविड-19 में, वो दुनिया में मिसाल थे। एक अमेरिकी एक इकोनॉमिस्ट जो काम करता था डोनाल्ड ट्रंप में, उसने कहा कि अगर अमेरिका पाकिस्तान की मिसाल ले लेता तो कितने 10 खरब डॉलर बचा सकता था। तो उस गवर्नमेंट को गिराया गया एक साजिश के तहत। तो ये हम कह रहे हैं कि मुल्क से गद्दारी हुई। उसके बाद 25 मई को हमारे साथ जो हुआ, किसी पॉलिटिकल पार्टी से ऐसा नहीं हुआ कि वो लॉन्ग मार्च कर रही है और 2-2 दिन पहले घरों में घुस के उठाए जा रहे हैं लोग। कितने हज़ार घरों में पुलिस घुसी रात के सुबह के 3 बजे। ये पहली दफ़ा किसी पार्टी से ऐसे हुआ। 3 लॉन्ग मार्चेस मेरे खिलाफ हुई, बताएं एक भी FIR कटी, एक दफ़ा हमने किसी को रोका, किसी के ऊपर टेयर गैसिंग हुई, और हमारे ऊपर पूरा एक अटैक आया, हमारे बुनियादी हकूक फंडामेंटल राइट्स की वायलेशंस हुई और हमारे ऊपर ही पर्चे काट गए। मैंने तब 25-26 की सुबह को अपने धरना कॉल ऑफ किया, क्योंकि मुझे पता था इंतशार की तरफ जा रहा है। जो पार्टी इलेक्शन चाहती है वो इंतशार तो नहीं चाहती। तो उसके बाद हमारे ऊपर ये नहीं हुआ कि सस्तियाँ कम हुई। जब हम 30 बाई इलेक्शंस जीत गए 37 में से, बावजूद इसके कि पूरी इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट थी ये 12 जमातों की, मेरे ऊपर कातलाना हमला हुआ, मुझे कत्ल करने की कोशिश की गई। मैं अपनी FIR नहीं कटवा सका। ये भी साजिश थी, क्योंकि वो ताकतवर लोग बैठे हुए थे, मैं कुछ नहीं कर सका। फिर जो JIT बनी पंजाब की, हमारी गवर्नमेंट थी, उसने जो चीज़ें सामने लेके आई, जब वो चीज़ें सामने आ रही थी कि 3 शूटर थे एक की बजाय, वो JIT को सैबोटाज किया ताकतवर लोगों ने। साजिश थी, क्यों नहीं उन JIT को चलने दिया। उसके बाद हमारे ऊपर, मेरे घर पे हमला होता है। अश्योरिटी बॉन्ड जब दे रहा था मैं कि जनाब मैं वहाँ 18 मार्च को इस्लामाबाद के जुडिशल कॉम्प्लेक्स में जाऊँगा, कोई कानूनी जवाज़ नहीं था मेरे घर पे। 24 घंटे हमला किया, और वो श्योरिटी बॉन्ड भी ना ले पुलिस, क्योंकि उन्होंने मुझे अगवा करना था। यहाँ से यहाँ लोगों को ज़ख्मी हुए,
सारा दिन घर अंदर बैठ ना सके, 24 घंटे टेयर गैस घरों कमरों के अंदर। कभी किसी लीडर से ऐसे नहीं हुआ। 18 मार्च को फिर मेरे ऊपर एक कातलाना हमला होता है। अल्लाह का करम है कि मैं बच जाता हूँ। सारा वहाँ ऊपर ISI ने उसको टेक ओवर किया हुआ था, जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स है। CCTV कैमरा इन्होंने बंद कर दिए। पूरी तैयारी थी कि इमरान खान को कत्ल करना था वहाँ। वो अल्लाह ने ऐसा करम किया कि वक्त में हम बाहर निकले, अगर अंदर चले जाते तो दरवाज़ा बंद हो जाता तो ख़त्म था। वहाँ बचा मैं। उसके बाद अगले दिन यहाँ 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद इधर एक और मुर्तज़ा भुट्टो टाइप कत्ल करना था। वो मुझे पहले पता चल गया, मैंने टीवी पे चला गया, वो रुक गई बात। तो साजिश तो क्या हो रही थी? साजिश ये हो रही थी कि एक पार्टी जो जीतने जा रही थी इलेक्शन, उसको पार्टी को ख़त्म करने के लिए लीडर को ख़त्म करना था। और प्लान तब से ही बना हुआ था। केसेस शुरू हो गए थे महीनों के अंदर। जैसे 70 साल में एक आदमी के ऊपर एक क्रिमिनल केस नहीं होता, चंद महीने में आज 170 से ज़्यादा केस हो चुके हैं। ये यानी कौन सा इंसाफ का तकाजा है कि हर किस्म का, जो हर दूसरे दिन कोई नया केस हो जाता है। सारा मेरा वक्त एक अदालत से दूसरी अदालत में लगता है। तो ये कौन सा, ये मुल्क की बेहतरी के लिए हो रहा है कि एक पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी को बाहर रखना? इससे बड़ी साजिश क्या है? जमहूरियत, सबसे बड़ी पार्टी को ख़त्म करने का मतलब जमहूरियत ख़त्म करना, और जमहूरियत ख़त्म करने का मतलब आज़ादी ख़त्म करना है। तो ये क्या मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश नहीं है? और फिर जो 9 मई को हुआ, अब ISPR साहब कह रहे हैं कि जनाब 9 मई को जो हुआ है वो एक बड़ी साजिश चलती आ रही थी, तो वो साजिश सामने आई, बगावत। मुझे ये बताएं कि मैं जब यहाँ से, मुझे पता था पकड़ना इन्होंने मुझे 9 मई को, मैं उससे पहले वीडियो रिकॉर्ड करके गया कि अगर मुझे पकड़ना है मुझे वारंट दे दें और मैं आराम से अपने आप को आपके हवाले कर दूंगा। कोई ज़रूरत नहीं है कि ये जो मेरे घर के बाहर हुआ कि पुलिस, 1000 पुलिस और रेंजर्स अटैक कर रहे हैं। सबके सामने जो हुआ कि रेंजर्स भी नहीं बल्कि वो कमांडोज थे, उन्होंने अटैक किया, शीशे तोड़े। अमला जो बैठा हुआ था रजिस्ट्री ऑफिस का इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उसको मारा, वकीलों को मारा, मुझे लगा डंडा, मुझे इस तरह लेके गए जिस तरह कोई दहशतगर्द है, गैर कानूनी तौर पे मुझे पकड़ा। क्या ये भी साजिश का हिस्सा था? क्योंकि इसकी वजह से इश्तियाल आना था लोगों को, और हमारा मौक़िफ़ यह है कि उसको इस्तेमाल करके एक पूरा क्रैकडाउन किया गया जो पहले से प्लान था। हो ही नहीं सकता कि 2 दिनों के अंदर आप 10,000 लोगों को जेलों में डाल दें पकड़ के, जब से पहले से प्लान नहीं बना हुआ था। और उसके बाद जो भी चीज़ें हो रही हैं कि जो PTI का है उसको पकड़ लेते हैं, जेलों में डाल देते हैं, बुरी तरह रखा जा रहा है, तशद्दुद किया जा रहा है, कस्टोडियल टॉर्चर की जा रही है, और जो हाथ खड़ा करके कहता है जी मैं तहरीक इंसाफ छोड़ रहा हूँ, सब कुछ माफ़। तो मेरा अब सवाल ये है कि ISPR का ये मौक़िफ़ है कि फ़ौज के ख़िलाफ़ बगावत है। हमारा ये मौक़िफ़ है कि ये हमारे ख़िलाफ़ पूरी साजिश हुई पार्टी को ख़त्म करने की, ताकि वो इलेक्शन ना लड़ सके और इमरान खान को इलेक्शन से बाहर किया जाए। ये 170 केसेस इसलिए हैं कि किसी तरह डिस्क्वालीफाई करो या जेल में डालो। और ये मिलिट्री कोर्ट्स भी मेरी नज़र में इसलिए हैं क्योंकि सिविल कोर्ट्स के अंदर ये जो सारे केसेस हैं ये कभी चल सकते ही नहीं है, क्योंकि बोगस केसेस हैं। तो इसलिए मिलिट्री कोर्ट्स बनाए जा रहे हैं ताकि उसमें इमरान खान को सज़ा दी जाए, ताकि वो इलेक्शन से बाहर हो जाए। तो मैं आज ये कि आप मिलिट्री कोर्ट्स में आप कैसे फैसला कर सकते हैं, क्योंकि जज, ज्यूरी और एग्जीक्यूशन तो आप बन ही नहीं सकते। वो तो इंसाफ होता ही नहीं है। इंसाफ तो वो होता है कि मेरा मौक़िफ़ है और एक इस्टेब्लिशमेंट का मौक़िफ़ है, बीच में तो कोई जज बैठ के फैसला करता है ना कि कौन ठीक कह रहा है। मुझे मौका दिया जाए, मैं इंशाल्लाह साबित करूंगा। मेरे पास तो अब आहिस्ता आहिस्ता सबूत आया ना कि ये पूरा प्लान करके 9 मई को इंतशार किया गया है। ये जो जगहें जलाई गई हैं ये प्लान हुआ था पहले से। ये जो पकड़े थे 10,000 लोग, ये पहले से प्लान बना हुआ था। और ये प्लान सिर्फ एक मकसद से था कि तहरीक इंसाफ को ख़त्म करना है। यानी जो कांटा डाला हुआ था, जो बार बार मुझे हमें इस्टेब्लिशमेंट बताती थी, जो मेरे अभी भी लोगों को मिलती है, तो हमारे जो सारे लोगों को मिलती है उनको एक ही
कि जी इमरान खान के ऊपर कांटा डल गया है, आप किसी और पार्टी में चले जाएं, पीटीआई का कोई मुस्तकबिल नहीं है। मुश्किल, पहले तो उनकी बिजनेसेस भी बंद करते हैं, घर भी तोड़ते हैं, सब कुछ, लेकिन साथ फिर ये मायूस भी कर देते कि जी इमरान खान का तो कोई चांस ही नहीं है। तो बड़े रिस्पेक्टफुली मैं कहना चाहता हूँ कि एक ये अदालत में केस चलना चाहिए और ओपन ट्रायल होनी चाहिए। मेरी एक और रिक्वेस्ट है, ये टेलीवाइज होनी चाहिए ट्रायल, क्योंकि एक मुल्क के ख़िलाफ़ अगर बगावत है तो ये कोई छोटी चीज़ नहीं है, तो ये छुपा के नहीं होनी चाहिए, पब्लिक में होनी चाहिए। सारे जो आप कहते हैं कि आपके पास सबूत हैं, आप लेके आएँ, जो मेरे पास सबूत है वो हम लेके आते हैं, कौम के सामने रखें, क्योंकि अगर अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़ कोई बगावत करता है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। मेरी तरह का आदमी जो फैसला सारी बाहर 20 साल बाहर कमाई की, सब कुछ बेच के आज मेरा पाकिस्तान में, मेरा एक पैसा पाकिस्तान से बाहर नहीं है, तो मुझे अगर गद्दार कहा जा रहा है तो मुझे मौका मिलना चाहिए अपने आप को बेकसूर साबित करने का पब्लिकली। और दूसरी तरफ जिन लोगों को आज ऊपर बैठाया गया है, जो सारे आज दुबई बैठे हैं, पाकिस्तान के फैसले दुबई में हो रहे हैं, मुझे ये आज बता देंगे कभी सुना है नरेंद्र मोदी जाके किसी और मुल्क के अंदर अपने वजीरों को बैठा के फैसले कर रहा है? कभी सुना है कि बरतानिया का प्राइम मिनिस्टर जाके यूरोप में बैठा हुआ, या यूरोपियन प्राइम मिनिस्टर्स कहीं और जाके कर रहे हैं? कभी दुनिया में सुना ही है? ये मुल्क से मजाक क्या हो रहा है कि जिन लोगों का स्टेक ही पाकिस्तान में नहीं है, इनकी दुबई में बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ हैं, लंदन में बड़ी प्रॉपर्टीज़ हैं, और ये मुझे किसने बताया है? ये हमारी ISI ने हमें बताया है। ये नैब के जो पहले चेयरमैन थे जनरल अमजद, उन्होंने मुझे आज से 20 साल पहले, 23 साल पहले पूरी ब्रीफिंग दी कि इनकी कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं मुल्क से बाहर। ये सारा वक्त हमें किधर से इंफॉर्मेशन आती थी? क्योंकि ISI के पास इंफॉर्मेशन होती थी, उधर से हमें इंफॉर्मेशन मिलती थी कि इनकी कितनी प्रॉपर्टीज़ बाहर हैं, इन्होंने कितना पैसा किया, फलानी डील से कितना पैसा कमाया। वो लोग जो आज अरबों डॉलर की बाहर प्रॉपर्टीज़ लेके बैठे हैं, जिन लोगों में एक कहता है कि नवाज शरीफ कहता है कि हिंदुस्तान को कि जी ये पाकिस्तानी फौज दहशतगर्दी कर रही है डॉन लीक्स में, दूसरी तरफ वासिफ ज़रदारी जाके कहता है अमेरिकनों को कि जी एडमिरल मनल को, वो हुसैन अकानी उसका एम्बेसडर कहता है कि हमें बचा लो पाकिस्तानी फौज से, अमेरिकनों को कहता है। वो ठीक है जिनके अरबों डॉलर बाहर पड़े हैं और जो आज सारे मिलके, यानी पाकिस्तान में उन्हें कोई जगह नहीं मिली मीटिंग के लिए, वो बाहर बैठे हुए सारे। और इमरान खान जो सब कुछ अपना छोड़ के बेच के आज पाकिस्तान है, वो गद्दार बन गए। मुझे ये बताएं, मैं प्राइम मिनिस्टर 3.5 साल था, मुझे एक बताएं मैंने निजी दौरा किया हो, प्राइवेट विजिट की हो? मेरे बच्चे इंग्लैंड में थे, 2 दफ़ा मुझे बरतानियों के प्राइम मिनिस्टर ने ऑफर की कि लंदन आओ, मैं क्यों नहीं गया? क्योंकि मैं जब कोई बाहर का दौरा करता था, पहले मैं देखता था मेरे मुल्क को उसका क्या फ़ायदा है। क्योंकि जब एक प्राइम मिनिस्टर बाहर दौरा करता है, पाकिस्तान के डॉलर खर्च होते हैं, हमारा पैसा खर्च होता है, हमारा मकरूज मुल्क है। मैं तो अपने बच्चे तक नहीं गया। नवाज शरीफ 22 दफ़ा निजी दौरे किए उसने लंदन के, जब वो प्राइम मिनिस्टर था। आसिफ ज़रदारी 50 दफ़ा दुबई गया जब वो प्रेसिडेंट था, और मुल्कों के अलावा। तो आज मुझे तकलीफ ये है कि ये जो लोग ऊपर मुसल्लत किए हैं, जो दुबई बैठ के पाकिस्तान के फैसले कर रहे हैं, ये मुहब्बे वतन हैं, और मैं और मेरी जमात उनको गद्दार कहा जा रहा है। इसलिए इसकी ओपन ट्रायल करें। ये बैठे, इसको टीवी के ऊपर ये ट्रायल आए, मुझे मौका मिले बताने का कौम को कि हमारे से हुआ क्या क्या है, मेरे से किस तरह गद्दारी की गई है, किस तरह मेरे से झूठ बोले गए हैं, किस तरह कमर में चाकू मारा गया है, और आज पाकिस्तान को घुटने पे पहुंचा दिया है। आज हम माशी तौर पे भी उस जगह पे पहुंच गए हैं कि नरेंद्र मोदी कहता है कि इसको पाकिस्तान को छोड़ दो, ये अपने बोझ में ही कर रहा है। आज ये स्टेटमेंट आई है, 14 महीने पहले इस तरह की किसी कोई स्टेटमेंट आई थी? ज़रा सिर्फ देख लें कि पाकिस्तान का वकार किधर था और आज किधर है पाकिस्तान। जितनी इन्होंने खिदमत की अमेरिका की, ये फॉरेन मिनिस्टर ने अच्छी अच्छी अंग्रेज़ी बोल के और पता नहीं अरबों रुपए के दौरे करके, और ऊपर से शहबाज शरीफ सारा वक्त दौरे कर रहा है बाहर। जो जॉइंट स्टेटमेंट आई अमेरिका की और हिंदुस्तान की,
नरेंद्र मोदी के दौरे पे हमारी खतरे की घंटी बजनी चाहिए। कभी बायलैटरल मीटिंग में वो तीसरे मुल्क को बुरा भला नहीं कहते। उन्होंने नाम लेके कहा कि पाकिस्तानी दहशतगर्दी कर रहा है। मतलब ये कि कश्मीर की जो सारी वो जो बेचारे इतनी देर से अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, वो पाकिस्तान दहशतगर्दी करके लड़ रहा है, वो आज़ादी की जंग नहीं है। ये इतना बुरा हमारे ऊपर उन्होंने, जो अब मैं क्या कहूँ कि जिस तरह का उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर तमाचा मारा है, और यहाँ से कोई जवाब नहीं आएगा क्योंकि इनके पैसे बाहर पड़े हैं और उनको पता है इनके पैसे बाहर पड़े हैं, ये कभी नहीं बोलेंगे। लेकिन मुझे इससे ज़्यादा ख़तरा है, और मैं इसलिए भी अपनी इस्टेब्लिशमेंट को पैगाम देना चाहता हूँ कि देखें, मैं एक तारीख़ का तालिब इल्म हूँ। ये जो इंडिया का और अब अमेरिका का जो जॉइंट डिक्लेरेशन आई है और जो समझौता हुआ है डिफेंस में, न्यूक्लियर में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी में, ये अब पाकिस्तान में बहुत आ गई। हमारे माशी हालात बिल्कुल ही जिधर पहुंच गए हैं, इससे एक इम्बैलेंस पैदा हो गया है। आज हिंदुस्तान जिस तरह नरेंद्र मोदी ने तकब्बर में बातें की हैं, आज वो हमारे से अपने आप को बहुत ताकतवर अब समझते हैं। और जब उन्होंने कहा ना कि अपने बोझ में गिर रहा है, वो अपने बोझ में गिरने नहीं देंगे, वो गिराएंगे। हमेशा जंगें तब लड़ी जाती हैं जब एक फ्रीक समझता है कि वो दूसरे से बहुत ज़्यादा ताकतवर है। रूस जब यूक्रेन में गया तो यूक्रेन का न्यूक्लियर प्रोग्राम ख़त्म हो चुका था और रूस समझता था उनसे बहुत बड़ा ताकतवर है। अमेरिका इराक़ में और अफ़गानिस्तान में इसलिए गया कि वो बहुत ताकतवर था उनसे। तो जब हिंदुस्तान ये समझना शुरू हो गया कि वो पाकिस्तान से बड़ा ताकतवर है, हमारी ख़तरे की घंटी बजनी चाहिए। मुल्क को मुत्तहिद होना चाहिए, मुल्क को आज़ाद रखने के लिए कौम को इकट्ठा होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी को ख़त्म करने की कोशिश करे। इसका मतलब जो मुल्क की अक्सरियत अवाम है, जो एक पार्टी के साथ खड़ी है, उसको अपने खिलाफ कर ले। ये मुल्क को नुकसान है। हमारी फिर से इकॉनमी बैठ चुकी है, इनके पास कोई हल नहीं है। जो जिस तरफ हम जा रहे हैं, जो ये कोशिश करने जा रहे हैं खिचड़ी पक जाए पॉलिटिकल इंजीनियरिंग से, वो और मुल्क कमज़ोर होने वाला है। मैं इसलिए फिर से कहता हूँ कि आखिर में अपने जो फैसला करने वाले लोग हैं, जो ताकतवर लोग हैं, इस वक्त पाकिस्तान को एक ही रास्ता है, साफ और शफाफ इलेक्शन। लोगों को उम्मीद सिर्फ तब आएगी, उम्मीद ख़त्म हो चुकी है। नौजवान जो छोड़ के मुल्क को जा रहे हैं, प्रोफेशनल्स जो मुल्क को छोड़ के जा रहे हैं, जो गरीब लोग किश्तियों में डूब रहे हैं बाहर मुल्क से निकलने के लिए, इनको उम्मीद चाहिए। और किसी चीज़ से उम्मीद नहीं आने लगी सिवाय एक चीज़ से, साफ और शफाफ इलेक्शन। पाकिस्तान पाइंदाबाद।